हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एलसीएस क्लासेस। तो आज बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 2 का टॉपिक एरर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। इसके क्वेश्चन हर दूसरे तीसरे साल में हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं और आज हम कुछ अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं जो लास्ट ईयर में आईआईटी जेईई मेंस या एडवांस में आ चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, दैट इज एरर। हेडिंग डालिए एरर एनालिसिस। लिखते हैं बच्चों, इसमें लिखिए बच्चों मेजरमेंट इज द बेसिस, मेजरमेंट इज द बेसिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बच्चों जितनी भी हमारी साइंस डेवलप हुई है या टेक्नोलॉजी में हम जितनी भी तरक्की कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट का। हम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजरमेंट करते हैं और अपने नेचर में घटित हो रही चीजों को एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा हाथ क्या है? मेजरमेंट। बिना मेजरमेंट के हमारी साइंस इतनी आगे नहीं बढ़ पाती। ठीक, तो मेजरमेंट इज द बेसिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम कभी भी कोई मेजरमेंट बिल्कुल एक्यूरेट नहीं कर सकते। ठीक है, जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो उसमें हम कुछ ना कुछ गलती जरूर कर देते हैं और उसी गलती को हम क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। ठीक है, देखेंगे आगे। It is impossible to measure the true value of a physical quantity, ठीक है। तो बच्चों किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एक्चुअल वैल्यू को, है ना, ट्रू वैल्यू को मेजर करना नामुमकिन है। हमेशा इसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी बनी रहती है। ठीक है, आगे लिखेंगे इट ऑलवेज हैव अनसर्टेनिटी या इट ऑलवेज हैज अनसर्टेनिटी। ठीक है, और ये जो अनसर्टेनिटी है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। This uncertainty in measurement is called error। इसको ही क्या बोलते हैं? तो देखो जिन बच्चों को ये बेसिक क्लियर है, क्योंकि भी है ना शुरू के 10 मिनट हम बेसिक ही करने वाले, जिन बच्चों को बेसिक क्लियर है वो वीडियो को आगे निकालें और कुछ अच्छे क्वेश्चन करें उसमें से, आगे देखिए उनको। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। तो इट ऑलवेज हैज uncertainty, this uncertainty in measurement is called error। इसी को हम क्या बोलते हैं? गलती बोलते हैं। और आज हम इसी को स्टडी करने वाले हैं कि किसी मेजरमेंट में एरर को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। उससे पहले बच्चों हम पढ़ने वाले हैं दो टर्म, एक है हमारी एक्यूरेसी, एक प्रेसिशन। एक्यूरेसी प्रेसिशन सुनने में काफी एक से शब्द है, लेकिन फिजिक्स में इनका मतलब अलग अलग होता है। तो पहले हम देखेंगे एक्यूरेसी क्या होती है और प्रेसिजन क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे हम इसमें, समरी में लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन। ठीक, अब देखो पहले देखते हैं एक्यूरेसी क्या होता है। एक्यूरेसी क्या होता है? द क्लोजनेस ऑफ द measured value with the true value is called accuracy। ठीक है, अब देखो जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, वैसे हमें उसकी एक्चुअल वैल्यू पता नहीं होती, लेकिन हम उसकी एक्चुअल वैल्यू के कितना करीब उसको मेजर कर रहे हैं, है ना। किसी क्वांटिटी है, अगर मान लो मुझे इस मार्कर की लेंथ को नापना है तो इसकी कोई एक पर्टिकुलर लेंथ होने वाली है, लेकिन जब मैं इसको मेजर करता हूं तो मैं इसकी ट्रू लेंथ, जो इसकी एक्चुअल लेंथ है, उसके आसपास कितना हद तक इसको मेजर कर सकता हूं। मतलब मेरी जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितने करीब है, यही क्या कहलाती है? हमारी मेजरमेंट की एक्यूरेसी कहलाती है। आई बस में इसके बाद देखते हैं प्रेसिजन क्या होता है।
प्रेसिजन क्या होता है? इट इज द रिजोल्यूशन, इट इज द रिजोल्यूशन और द लिमिट up to which the physical quantity is measured, the physical quantity is measured। ठीक है, तो प्रिसिजन होता है रिजोल्यूशन और लिमिट अप टू विच द फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड। मतलब जब आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को माप रहे हो तो आपने उसको कितना डेप्थ में मापा है, कितना गहराई से मापा है, ये कहलाता है प्रेसिजन। अब इसको एक एग्जांपल की वजह से समझते हैं कि एक्यूरेसी में और प्रिसिजन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो देखो इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं एक लेंथ है और उस लेंथ की जो ट्रू वैल्यू है ना, मैं एल टी करके लिख रहा हूं, लेंथ की ट्रू वैल्यू है वो है 8.7634, इसको इस तरीके से 8.7634 सेंटीमीटर। चलो ये क्या है, उस लेंथ की ट्रू वैल्यू है 8.7634 सेंटीमीटर। अब हमने इसको दो बंदों को दिया है ना, इस लेंथ को मेजर करने के लिए दो बंदों को बोला कि भाई आप इस लेंथ को मेजर करो। ठीक है, एक का नाम ए हो गया, एक का नाम बी हो गया। तो ए ने जो लेंथ को मेजर किया है, देखेंगे लेंथ मेजर्ड बाय ए के द्वारा जो लेंथ को मेजर किया गया है उसने उसको बताया कि सर मैंने इस लेंथ को मेजर किया है और इसकी लेंथ आई है 8.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसने लेंथ को मेजर करके दिया, इसकी लेंथ आई है 8.7 सेंटीमीटर। अब एक दूसरे बंदे को मैंने बी को बोला कि भाई आपकी क्या लेंथ आई है, आपने इसको मेजर किया है। तो बी ने बोला कि भैया इसकी जो लेंथ आई है मेजर्ड बाय बी, बी के द्वारा जो लेंथ को मेजर किया गया है वो मान लेते हैं 8.44 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान से देखो हमारी जो लेंथ थी उसकी ट्रू वैल्यू कितनी थी, जो लेंथ की ट्रू वैल्यू थी बच्चों को कितनी थी 8.7634, ये ट्रू वैल्यू थी। ए ने जो मेजर किया है कितना 8.7 किया है और बी ने जो मेजर किया है वो 8.42 किया है। आप देख सकते हो ए के द्वारा मेजर की गई वैल्यू, ए के द्वारा मेजर की गई वैल्यू ट्रू वैल्यू के काफी आसपास है। ये कितनी थी 8.76, इसने कितना मेजर किया 8.7 इसको मेजर किया। डेसिमल के दो प्लेसेस तक ये मेजर नहीं कर पाया, हो सकता है इसका इंस्ट्रूमेंट इतना प्रेसाइज ना हो, इसका इंस्ट्रूमेंट इतना अच्छा ना हो, इसने इसको सिंपल मीटर स्केल से नापा, क्योंकि मीटर स्केल कहां तक नाप पाती है मिलीमीटर तक, तो इसने इसको मिलीमीटर तक मेजर किया है। आई बात समझ में? तो इसकी जो वैल्यू ट्रू वैल्यू के बहुत नजदीक है, लेकिन अगर हम बी की मेजरमेंट को देखें तो बी की जो मेजरमेंट है वो ट्रू वैल्यू से काफी अलग आई है। ट्रू वैल्यू कितनी थी 8.7, ये कितना है 8.4 है, दूर दूर तक भी नहीं है, बहुत दूर है। लेकिन इसने जो मेजरमेंट की है वो डेसिमल के दो प्लेसेस बाद तक की है, मतलब इसने 0.1 मिलीमीटर तक मेजर किया है। इसका जो इंस्ट्रूमेंट है वो इसके इंस्ट्रूमेंट से, जो ए ने मेजर किया है जिस इंस्ट्रूमेंट से, उससे ज्यादा प्रेसाइज है, मतलब इस रीडिंग में डेप्थ ज्यादा है। ये डेसिमल के दो प्लेसेस बाद तक मेजर कर रहा है, ये डेसिमल के एक प्लेसेस बाद तक मेजर कर रहा है। आई कुछ बात समझ में? तो बच्चों इसकी वैल्यू जो ट्रू वैल्यू के काफी नजदीक है, इसको हम बोलेंगे मोर एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट, ये ज्यादा सटीक है। ठीक है, और इस वैल्यू को बोलेंगे जिसमें रिजोल्यूशन ज्यादा है, जो पॉइंट के डेसिमल के दो प्लेसेस बाद तक मेजर कर रहा है, तो एक प्लेसेस बाद तक मेजर कर रहा था, इसमें डेप्थ ज्यादा है, गहराई ज्यादा है इस रीडिंग में, इसको बोलेंगे मोर प्रेसाइज, मोर प्रेसाइज। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा एक्यूरेसी, ये था प्रेसिजन, और ये इनमें डिफरेंस हो गया। आई बात समझ में? चलिए इसको नोट करके आगे बढ़ते हैं। यस, देखते बच्चों टाइप्स ऑफ एरर, कि जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो किस किस तरीके की गलतियां हम उसमें करते हैं। ठीक है, तो बच्चों एरर को हमने तीन भागों में बांट रखा है। पहला हमारी सिस्टमैटिक एरर हो गई, दूसरा रैंडम एरर हो गई, और तीसरी हो गई हमारी लीस्ट काउंट एरर। ठीक है, अब बच्चों जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसमें एक होता है हमारा इंस्ट्रूमेंट जिससे हमें मेजरमेंट लेनी होती है, दूसरी होती है हमारी तकनीक, जिस टेक्निक का यूज करके हम मेजरमेंट करने वाले हैं, तीसरा हम खुद होते हैं, अगर हम बहुत लापरवाह हैं तो हमारे मेजरमेंट में एरर भी बहुत अधिक होने वाली है। ठीक है, तो हम खुद भी कारण बनते हैं एरर का,
और चौथा होता है हमारा फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले का हम फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट करने में यूज करने वाले हैं। तो ये 4 चीजें होती हैं जिसके बिना कोई मेजरमेंट नहीं हो सकती, और ये 4 चीजें ही कारण बनती है किसी भी क्वांटिटी को हम परफेक्टली मेजर क्यों नहीं कर पाते, है ना। ये 4 चीजें ही गलतियों का कारण बनती है। तो अब देखते हैं जो हमने कैटेगराइज किया है एरर को, इसमें किस किस तरीके की एरर्स आती हैं। पहले देखते हैं सिस्टमैटिक एरर, देखेंगे ध्यान से बच्चों। सिस्टमैटिक एरर किस तरीके की गलतियों को हम बोलेंगे, देखेंगे इसकी डेफिनेशन। दिस टाइप ऑफ एरर या दिस टाइप ऑफ एरर्स, सिस्टमैटिक एरर्स है ना, टेंड्स टू बी इन वन डायरेक्शन, इन वन डायरेक्शन, either positive और नेगेटिव, और नेगेटिव। बच्चों सिस्टमैटिक एरर हमेशा एक पर्टिकुलर इनकी एक दिशा होती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, या तो ये पॉजिटिव एरर्स होती हैं या ये नेगेटिव एरर्स होती हैं। सिस्टमैटिक एरर वह गलती है जिसको सुधारा जा सकता है, यानी कि इस एरर का जब हम मेजरमेंट करते हैं तो सिस्टमैटिक एरर का हमें पता होता है किस तरीके की एरर आने वाली है, और हम चाहे कुछ प्रिकॉशंस करके इन एरर को ठीक कर सकते हैं, इनको रेक्टिफाई किया जा सकता है। इन एरर को बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। देखते हैं किस किस तरीके की होती है। इसको लिखेंगे अकर्स ड्यू टू, है ना, कैसे पैदा होती है, अकर्स ड्यू टू। पहला लिखेंगे इसमें इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर किस तरीके की एरर होती है कि जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें जो खामी है उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। ध्यान से देखो, मान लो मेरे पास एक स्केल है, एक स्केल है ना 0 मिलीमीटर से शुरू होती है, 0 के बाद 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, इस तरीके से उसमें मार्किंग होती है। अगर कोई स्केल पहले हमारी मान लो घिस चुकी है ना, मेजरमेंट करते 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 हमारे डिवाइस में प्रॉब्लम आ गई, नीचे से हमारी स्केल घिस चुकी है, उसकी शुरुआत कहां से हो रही है, 1 मिलीमीटर से। जहां 0 यूनिट होना चाहिए था 0 मिलीमीटर, वहां क्या लिखा है 1 मिलीमीटर। अब मान लो मुझे कोई 5 सेंटीमीटर की चीज को नापना है, मुझे 5 सेंटीमीटर लेंथ को नापना है। जब मैं उस स्केल से नापूंगा वो तो शुरुआत ही 1 मिलीमीटर से हो रहा है, तो वो कितनी नाप देगा, मेरा इंस्ट्रूमेंट तो 5.1 सेंटीमीटर नापेगा। तो ये थी मेरे इंस्ट्रूमेंट की खामी। लेकिन इसको हम पता कर सकते हैं ना, मुझे पता होगा अगर मेरा इंस्ट्रूमेंट घिस गया होगा तो हमेशा जब भी मेरे इंस्ट्रूमेंट में कोई पॉजिटिव एरर आएगी, पॉजिटिव एरर मतलब हम एक्चुअल वैल्यू से अधिक नाप रहे हैं, है ना, ठीक है। तो मुझे पता है यार हमेशा मेरा इंस्ट्रूमेंट क्या करता है 0.1 मिलीमीटर अधिक नाप रहा है, तो मैं हमेशा जब भी उस इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट लूंगा उसमें से 0.1 मिलीमीटर को सब्ट्रैक्ट कर दिया करूंगा। इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट की एरर को क्या किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट की जो खराबी होती है उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर, और उसको वो हमें पता होती है जब हम मेजरमेंट लेते हैं। इसी तरीके से कोई अगर वेइंग मशीन है, मुझे पता है इस वेइंग मशीन का कांटा हमेशा 1 किलो पर रहता है, तो अगर उस पर मैं कोई वेट करता हूं 60 किलो, यानी कि उसका एक्चुअल वेट कितना है 59 केजी, क्योंकि 1 किलो तो वो पहले ही था, उसकी 0 में कमी थी, है ना, उसमें इनिशियल जो वैल्यू थी वेट की वो 0 किलोग्राम नहीं थी, वो 1 किलोग्राम थी। आई बात समझ में? तो इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट की खामियों को हम दूर कर सकते हैं, और ये हमारी सिस्टमैटिक एरर का पार्ट होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा होता है बच्चों इसमें एरर इन द टेक्निक ऑफ मेजरमेंट। जो मेजरमेंट की तकनीक हम यूज कर रहे हैं उसमें क्या है, कुछ खामी है, टेक्निक ऑफ मेजरमेंट। एग्जांपल बहुत अच्छा दे रखा है आपके एनसीईआरटी की बुक में कि कई बार जब हम टेम्परेचर को मापते हैं तो हम सोचते हैं भाई थर्मोमीटर को क्या कर लो, है ना, बगल में रख लो थर्मोमीटर, और हम वहां पे नाप के देखते हैं टेम्परेचर तो ठीक ठाक है, बुखार नहीं है। लेकिन हमें पता है वास्तव में हमारा जो बगल का टेम्परेचर होता है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो अगर डॉक्टर बोलता है आपको कि भाई इसको आप थर्मोमीटर को बगल में रखो, तो डॉक्टर को पता होता है ना, कि भाई 1 डिग्री या 2 डिग्री का फर्क आने वाला है, और वो उसी हिसाब से टेम्परेचर को मान लेता है। अगर मान लो आपका टेम्परेचर 100 निकलता है तो डॉक्टर को पता है भाई इनका टेम्परेचर कितना है, 101 है। आई बात समझ में? इसका टेम्परेचर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और उसी हिसाब से वो आपको देख लेगा कि बुखार है या नहीं है, ठीक। तो ये थी हमारी टेक्निक की खराबी, और इसको भी दूर किया जा सकता है, टेक्निक को सुधार सकते हो या उस पर करेक्शन कर सकते हो। आई बात समझ में? इसलिए हमारा एरर इन द टेक्निक ऑफ मेजरमेंट। इसके बाद जो थर्ड आता है बच्चों पर्सनल एरर।
पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या करते हैं? जो एक्सपेरिमेंटर होता है ना, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है वो जो स्वयं गलतियां कर लेता है, या जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं जो हमारी खुद की गलती होती है, हमारे कारण हुई, उसको हम क्या बोलते हैं? पर्सनल एरर बोलते हैं। देखते हैं ध्यान से। अभी देखो, मान लो हमारे पास एक लेंथ है, इस लेंथ को हमें मेजर करना है, और नीचे मैंने इसके नीचे क्या रखी है? स्केल रखी है, मेजरमेंट की स्केल। और इस स्केल में मैंने रीडिंग इस तरीके से मार्किंग 1 2 3 मान लेते हैं, इसको कुछ लेंथ नापना है। ये 5 सेंटीमीटर था, ये 5.1 हो गया, ये 5.2, ये 5.3। अब देखो, अगर स्केल यहाँ पर रखी है, उसको साइड से देखता हूँ तो मुझे लगता है ये लेंथ है, ये लगभग यहाँ से है, साइड से मेरे जो आंखों से एंगल बनने वाला है, इस डायरेक्शन में मुझे दिखने वाला है, और मैं देखता हूँ ये लेंथ तो यहाँ तक है, तो मैं इसको 5.1 सेंटीमीटर लिख दूंगा। लेकिन अगर मैं इसको एक्चुअल सामने से देखता तो ये लेंथ कितनी है? 5.2 सेंटीमीटर। इसी तरीके से अगर कोई इधर से मेजर करेगा, इसको पैरेलैक्स एरर बोलते हैं ना, पैरेलैक्स। पैरेलैक्स समझ लो, आपने कभी पढ़ रखा होगा, अभी पीछे हमने डिस्कस किया था पैरेलैक्स, ठीक है, कि लोकेशन के चेंज होने से विड एंगल चेंज हो जाता है और उसके कारण क्या होता है? पैरेलैक्स होता है, ठीक है। आपको पोजीशन शिफ्ट होती हुई दिखाई देती है अगर आप एंगल को, ऑब्जर्विंग एंगल को चेंज करते हो। तो अगर इधर से नाप रहे हो, इधर से नाप रहे हो, तो आप उसको नापने में गलती कर सकते हो, तो ये पर्सनल एरर आती है, ठीक है। हम आलसी थे, हम लेंथ को नापने के बिल्कुल उसके पास लगे, दूर से ऐसे देखने लगे, भाई वो रही उसकी लेंथ है ना, और 1 मिलीमीटर फालतू नाप दिया। तो इस तरीके की एरर्स होती है पर्सनल एरर, और इनको सुधारा जा सकता है। आप थोड़ी सावधानी बरत सकते हो, या उसको ठीक से नाप सकते हो, या आपको पता है भाई मैं हमेशा क्या इधर से नापता हूँ, तो मैं 1 मिलीमीटर फालतू गिन रहा हूँ, इसको घटा दो, ठीक है। तो ये होगी कौन सी एरर? पर्सनल एरर। इसके बाद में जो चौथे टाइप की जो एरर आती है हमारी, वो क्या आती है? एरर इन द फॉर्मूला। जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हो सकता है वो इनएक्यूरेट हो। इनएक्यूरेट का मतलब होता है, अब देखेंगे आगे आगे जब आप फिजिक्स में पढ़ेंगे कि कुछ फॉर्मूला हम ऐसे ड्राइव करते हैं, उसमें अप्रोक्सीमेशन का यूज करते हैं। जैसे सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? अप्रोक्सीमेशन का यूज करते हैं, कि लगभग वैल्यू मेजर करें, एक्चुअल वैल्यू मेजर नहीं करते, ठीक है। तो उन फॉर्मूले में हमेशा कुछ ना कुछ खामी रहती है, और उसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि भाई लगभग हमारा फॉर्मूला इतनी वैल्यू गलत निकाल के हमें देगा। तो ये थी 4 तरीके की सिस्टमैटिक एरर। रिवाइज कर लेते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट में खराबी होती है। टेक्निक, हमारी मेजरमेंट की टेक्निक कैसी है, हो सकता है उसमें कुछ कमी हो। पर्सनल एरर, जो हम खुद गलतियां करते हैं। एरर इन आवर फॉर्मूला, जो हमारा फॉर्मूला में एरर होती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं तो ये क्या होगा? सिस्टमैटिक एरर, इनको सुधारा जा सकता है। अब देखते हैं रैंडम एरर्स क्या होती है, ठीक। चलिए तो देखते हैं बच्चों रैंडम एरर्स। दी एरर्स अकर irregularly, the errors occur irregularly, may be in positive or negative direction. Negative direction due to many reasons. मैंने इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं। Due to many reasons which cannot be taken into account. Okay. अब देखो रैंडम एरर क्या होती है, तो रैंडम एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी, इर्रेगुलर होती है ना, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता, इसका कारण नहीं पता होता ये हो क्यों रही है। जैसे आप अगर कोई हीट से रिलेटेड मेजरमेंट कर रहे हो, तो रूम के टेम्परेचर ऊपर नीचे होने से आपकी रीडिंग में, है ना, रीडिंग ऊपर नीचे हो सकती है और आपको पता भी नहीं चल पाता। आप सोचते हैं रीडिंग तो मैंने ठीक ली थी, लेकिन कोई रीडिंग कितनी अधिक आ गई, कोई कम आ गई, तो ये क्या होगी? हमारी रैंडम एरर होगी। कई बार अगर आप सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड गिन रहे हो कि कितने समय में कितना है, टाइम पीरियड क्या होता है सिंपल पेंडुलम का, ये मान लो कि सिंपल पेंडुलम है, इसको मैंने यहाँ से छोड़ दिया तो इस तरीके से ऑसिलेशन करना शुरू कर देगी, और एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने का जो समय है उसको क्या बोलते हैं? हम टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो कई बार हम इसके ऑसिलेशन देख रहे थे, क्योंकि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो कभी चेंज नहीं होता अगर आप पेंडुलम को चेंज ना करो, चाहे ऑसिलेशन छोटे हो चाहे ऑसिलेशन बड़े हो। तो इस तरीके से मैंने सिंपल पेंडुलम का ऑसिलेशन देखना शुरू कर दिया, एक बार मेजर किया, 2 बार मेजर किया, मैंने देखा थोड़ी सी हवा चली और इसके टाइम पीरियड में फर्क आई, नीचे आ रही थी जिससे हवा ने फोर्स लगाया और ये अब लेट आई, है ना, थोड़ा समय लग गया इस पर्टिकुलर ऑसिलेशन में, उस समय एरर आ जाती है। या फिर जब आप मेजरमेंट कर रहे हो, आपको लगता है आपने बिल्कुल ठीक मेजरमेंट किया है,
जैसे अगर मैं इसको यहाँ छोड़ूं, मैंने देखा चलो यहाँ से मापना शुरू करेंगे ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 ऑसिलेशन, 2 ऑसिलेशन, 3 ऑसिलेशन, और हम ऑसिलेशन का टाइम गिनते हैं। लेकिन हम कई बार देखते हैं कि यहाँ तक पहुंचा भी नहीं था, यहीं पे मैंने इसका टाइम मेजर कर लिया कि 1 ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। कई बार मैं आगे मेजर कर लेता हूँ, थोड़ा सा आगे निकल जाता है, ठीक है, और मुझे पता भी नहीं चलता, मुझे लगता है मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, क्योंकि इंसान तो भाई गलतियों का पुतला है, गलतियां करता रहता है। तो ये छोटी छोटी एरर होती है हमेशा, जिसको रैंडम एरर बोलते हैं, जिनका हमें पता नहीं चलता और इनको हम ठीक नहीं कर सकते, कैन नॉट बी रेक्टिफाइड, ठीक है। जब पता ही नहीं होगी हो क्यों रही है गलती, तो ठीक कैसे करो। अब ध्यान से देखो, अभी जो हमने 2 प्रकार पढ़े, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, इनकी विशेषता है कैन बी रेक्टिफाइड, इनको सुधारा जा सकता है, और इनकी विशेषता है कैन नॉट बी रेक्टिफाइड। अब देखो ये एरर तो होने वाली है, इनको सुधारा नहीं जा सकता, अब क्या करें, अब मेजरमेंट कैसे, तो फिर भी भले हम इसको सुधार ना सके, लेकिन इसको कम तो कर सकते हैं। कम करने का तरीका क्या है, कम करने का तरीका है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ा दीजिए। आप ऑसिलेशन कितने कराइए, 100 ऑसिलेशन कराइए, और देखिए हर एक ऑसिलेशन का टाइम। हो सकता है आपने कभी क्या इसको, जैसे आप यहाँ से शुरू हुआ है पेंडुलम, यहाँ वापस आया, आपने हो सकता है इसका जो 1 ऑसिलेशन का टाइम है वो कम मेजर कर दिया हो, एक बार ज्यादा मेजर कर लिया, हो सकता है। कई बार आप निगेटिव एरर कर रहे होंगे, कई बार आप पॉजिटिव एरर कर रहे होंगे, जब आप उसका एवरेज निकाल लेंगे तो हो सकता है आप ट्रू वैल्यू के कुछ हद तक नजदीक पहुंच पाए। आई बात समझ में। और इसी तरीके से हम ट्रू वैल्यू मेजर करते हैं, ऑसिलेशन हम अपने ऑब्जर्वेशन बहुत अधिक कर लेते हैं, ठीक है। तो रैंडम एरर को कम करने के लिए हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को इंक्रीज कर लेते हैं। आई बात समझ में। कैन नॉट बी रेक्टिफाइड बट कैन बी रिड्यूस्ड, लेकिन इनको कम किया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन की संख्या को बढ़ा करके इनको कम किया जा सकता है, एरर को कम किया जा सकता है। अब इसके बाद देखते हैं लीस्ट काउंट एरर। बच्चों लीस्ट काउंट एरर वह एरर होती है जो हमारे इंस्ट्रूमेंट से जुड़ी होती है, क्योंकि हर एक इंस्ट्रूमेंट का एक लीस्ट काउंट होता है। अब पहले लीस्ट काउंट क्या होता है इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, लिखेंगे द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड by a measuring device is called least count। लीस्ट काउंट क्या होता है कि कोई डिवाइस सबसे कम कितनी वैल्यू को मापता है, उसको हम लीस्ट काउंट बोलते हैं। जैसे हमारी मीटर स्केल होती है, जो आप जनरल अपनी है ना क्लास में स्केल यूज करते हो मेजरमेंट के लिए, लेंथ के मेजरमेंट के लिए, तो उसकी लीस्ट काउंट कितनी होती है, 1 मिलीमीटर की, है ना, 0.1 सेंटीमीटर। तो 1 मिलीमीटर क्या हो गई उसकी लीस्ट काउंट हो गई, ठीक है। और ये लीस्ट काउंट से जुड़ी एरर क्या कहलाती है, लीस्ट काउंट एरर। तो आगे हम लिख सकते हैं एरर एसोसिएटेड विद द रिजोल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन। कितना रिजोल्यूशन है इंस्ट्रूमेंट का, तो रिजोल्यूशन से जुड़ी जो एरर होती है उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर। एरर एसोसिएटेड विद द लीस्ट काउंट या रिजोल्यूशन of error associated with the resolution of measuring device is called least count error, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, लीस्ट काउंट एरर। देखते हैं एग्जांपल। जैसे अगर मैं अपनी मीटर स्केल से कोई भी लेंथ मेजर करूंगा, मान लो मैंने एक लेंथ मेजर की 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर। मुझे पता है मेरी स्केल मिलीमीटर से ज्यादा डेप्थ में तो है ना बता नहीं सकती, 1 मिलीमीटर तक इसकी क्या है मिनिमम रीडिंग। तो या तो मैं 5.1 मिलीमीटर माप सकता हूं। अगर मैं देखूंगा मेरी लाइन की जो लेंथ, जिस लेंथ को मैं नाप रहा हूं वो 5.1 मिलीमीटर से थोड़ी ज्यादा है और 5.2 से क्या है कम है, तो मेरे पास क्या ऑप्शन बचता है, या तो मैं 5.1 लिखूंगा या मैं 5.2 लिखूंगा, क्योंकि बीच की मेजरमेंट तो मेरे पास है नहीं। 0.1 मिलीमीटर की मेजरमेंट मेरी मीटर स्केल नहीं कर सकती। आई बात में। तो बच्चों हमेशा जब भी आप कोई मेजरमेंट लेते हैं किससे, अपनी मीटर स्केल से, तो हमेशा उसमें एरर होती है कि आपने जो भी चीज नापी है आप क्या बोल देंगे, आपने बोला एक लेंथ को नाप की सर ये 5.1 मिलीमीटर, मैंने कहा अच्छा 5.1 सेंटीमीटर, मैंने कहा अच्छा भाई
क्या ये पक्का 5.1 सेंटीमीटर है? तो आप कहोगे भाई गलती होगी तो पिटाई हो सकती है ना? तो आप क्या बोलोगे सर 5.1 से 1 मिलीमीटर आगे हो सकती है, 1 मिलीमीटर कम हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने तो लगभग 5.1 नापा था। हो सकता है 1 मिलीमीटर आगे हो, 1 मिलीमीटर कम है, क्योंकि हमारी स्केल का जो मिनिमम रिजोल्यूशन है वो 1 मिलीमीटर का है। आई बात समझ में? तो हमेशा जब भी मैं मीटर स्केल से मेजरमेंट करूंगा तो उसमें 0.1 मिलीमीटर की हमेशा गलती होने वाली है, क्योंकि उसकी लीस्ट काउंट उसमें 1 मिलीमीटर की गलती होने वाली है, क्योंकि इसकी लीस्ट काउंट कितनी है? 1 मिलीमीटर है। इसी तरीके से अगर मेरे पास रिस्ट वॉच है ना, टिक 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 मैकेनिकल वॉच जो होती है, तो उस घड़ी से मैं जब भी कोई टाइम की मेजरमेंट करूंगा तो उसमें 1 सेकंड ऊपर नीचे हमेशा होने की संभावना है। तो मैं कहूंगा भाई अगर आपने रीडिंग, आपने बोला कि सर इस कोई पर्टिकुलर ड्यूरेशन थी, उसका समय कितना हो गया? 5 सेकंड का हो गया, तो मैं कहूंगा, आप क्या बोलोगे सर 5 सेकंड में 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि मेरी रिस्ट वॉच की जो मिनिमम काउंट है वो कितनी है? 1 सेकंड की है। तो 1 सेकंड क्योंकि इसकी क्या है? लीस्ट काउंट है, तो इसलिए 1 सेकंड की गलती को हम मान लेंगे, 1 सेकंड ऊपर नीचे ये हो सकता है, इसमें इतनी एरर हो सकती है। ठीक है, तो ये इसके क्या एग्जांपल लिख सकते हो? क्या? लेंथ measured by a meter scale has a least count error of 1 मिलीमीटर। इसी तरीके से अगर आप वर्नियर कैलिपर से रीडिंग लोगे तो उसकी लीस्ट काउंट कितनी हो? 0.1 मिलीमीटर, तो उसमें हमेशा एरर कितनी हो जाएगी? 0.1 मिलीमीटर की। आई बात समझ में? चलिए नोट करिए इसको, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है, क्योंकि ये तो भी थ्योरी थी। अब देखते हैं न्यूमेरिकल इसे किस तरीके से बनते हैं और किस तरीके से एरर का मेजरमेंट किया जाता है ना? अब हम इसकी कुछ मैथमेटिक्स करेंगे, नोट करिए इसकी जल्दी। यस, आगे देखते हैं बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ एरर इन मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स में जो हम एरर्स करते हैं उनको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक, अभी देखो मान लो हमने किसी पर्टिकुलर लेंथ को नापा है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए मेजरमेंट कर रहे हैं और हमने उसमें n ऑब्जर्वेशन ली है, मतलब वो मेजरमेंट हमने nr किया है। ठीक है, तो मैंने नाम लिख दिए हैं। इफ वी हैव n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नैमली a1 a2 a3 डॉट 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 an, तो ये n हमारे पास क्या आ गई? n ऑब्जर्वेशंस आ गई। ठीक है, तो उस क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं बच्चों एब्सोल्यूट एरर। अब ट्रू वैल्यू तो हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, किसी चीज की ट्रू वैल्यू तो हम एक्चुअल वैल्यू मेजर नहीं कर सकते, तो हम किस वैल्यू को ट्रू वैल्यू बोलेंगे? तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, जो हम मेजरमेंट करते हैं, जितनी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, हम इसका एवरेज निकाल लेते हैं, क्योंकि हम क्या मान लेते हैं, आधी बार हमने कुछ नेगेटिव एरर किया होगा, आधी बार पॉजिटिव एरर किया होगा। अगर एवरेज निकालेंगे तो ट्रू वैल्यू लगभग आ जाएगी। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू क्या होती है? जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है उसकी हम क्या निकालते हैं? उसकी हम एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ट्रू वैल्यू है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है इसके लिए मैं ट्रू वैल्यू लिखूं, उसको 8t से मैं डिनोट कर रहा हूं। 8t ऐसे इसको a से भी लिख सकते हो आप। 8t क्या है? इसकी ट्रू वैल्यू। वो क्या होगी? a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 an, है ना? n मेजरमेंट्स को ऐड कर लिया और डिवाइड बाय क्या कर दिया? n कर दिया नंबर से। तो आपके पास क्या आ जाएगी? ये ट्रू वैल्यू आ जाएगी a की, जो आप ये मेजरमेंट करें उसकी ट्रू वैल्यू क्या लिख दिया मैंने? 8t लिख दिया। अब देखते हैं एरर्स। ठीक, तो पहली आती है बच्चों इसमें एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? लिखेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द measured value and true value is called absolute error। ठीक है, absolute error क्या होती है बच्चों? the magnitude of difference between the measured value and the true value is called absolute error। जैसे हमने पहली मेजरमेंट ली थी a1 और उस क्वांटिटी ट्रू वैल्यू हमने क्या निकाली? 80 निकाली। तो अगर मैं a1 माइनस 80 करूं, मेजर्ड वैल्यू से ट्रू वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना, और इसका हमें क्या लेना? सिर्फ मैग्नीट्यूड, मतलब हमें साइन नहीं लेना। हमारा आंसर चाहे पॉजिटिव आए चाहे निगेटिव आए, हमें सिर्फ इसको पॉजिटिव क्वांटिटी कंसीडर करना है।
है ना, कितनी एरर हुई है, कितनी गलती हुई है। तो हम यहाँ पर मॉडुलस ले लेते हैं बच्चों, आगे भी मैथ में आप पढ़ेंगे मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस का मतलब होता है अगर मॉडुलस फंक्शन कोई नेगेटिव क्वांटिटी होती है तो उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, सिर्फ उसको पॉजिटिव लिख देते हैं, ठीक है, साइन नहीं लिखते नेगेटिव से। आई बात समझ में? तो देखो a1 माइनस a2 इसको हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर इन a1, कि जो a1 आपने मेजरमेंट की थी इसमें गलती कितनी थी, तो ट्रू वैल्यू, इसमें से ट्रू वैल्यू को घटा दो a1 माइनस a3, तो ये क्या आ गया, एब्सोल्यूट एरर इन a1, पहली ऑब्जेक्ट जो पहली मेजरमेंट की थी या पहली ऑब्जर्वेशन जो थी उसमें क्या कितनी एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है, इसको डेल a1 बोलेंगे। इसी तरीके से सेकंड में अगर मैं एब्सोल्यूट एरर निकालूं तो डेल a2 वो कितना हो जाएगा, a2 माइनस a3 का मोड। इसी तरीके से डेल a3 थर्ड ऑब्जर्वेशन में आप एब्सोल्यूट एरर निकालोगे तो a3 माइनस ट्रू वैल्यू का मोड। और इसी तरीके से सब में अगर निकालोगे लास्ट में क्या बचता है, डेल an, तो ये क्या हो जाएगा, an माइनस a3 का मोड। तो हम हर एक ऑब्जर्वेशन में क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर इस तरीके से फाइंड करते हैं। इसके बाद बच्चों टर्म आती है मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है कि हमारी जितनी भी ऑब्जर्वेशन है सब में जितनी जितनी एब्सोल्यूट एरर आई है इन सब का क्या ले लो, मीन ले लो, तो हमें मीन एरर पता चल जाएगा कि भाई हो सकता है कभी ज्यादा एरर हो रही हो तो कभी कम भी हो रही है। तो लगभग हम हर ऑब्जर्वेशन में क्या एवरेज एरर हम कितनी कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, मीन एरर। उसको लिखेंगे डेल ए से या डेल ए टी भी लिख सकते हो, है ना, अपनी तरफ से। यहाँ पर भी ए भी लिख सकते हो, खाली मैंने ट्रू वैल्यू को रिप्रेजेंट किया है। तो ट्रू वैल्यू में ये तो क्या थी, अलग अलग क्वांटिटी में कितनी कितनी एब्सोल्यूट एरर थी, तो ट्रू वैल्यू में कितनी एरर आएगी एब्सोल्यूट, तो उसको क्या निकालेंगे, उसको एरर के मीन से निकाल देंगे। तो पहले में एरर, ठीक है, डेल a1 इसको प्लस एब्सोल्यूट एरर इन 2 प्लस एब्सोल्यूट एरर इन 3 प्लस डॉट 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 प्लस एब्सोल्यूट एरर इन n और डिवाइडेड बाय n। तो सभी एब्सोल्यूट एरर को जब हम एवरेज ले लेंगे होगा तो वो क्या आ जाएगी, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो जब हम किसी क्वांटिटी को, ठीक है, जब आप न्यूमेरिकल को एक्सपेरिमेंट करते हैं और आप इस तरीके से ऑब्जर्वेशन लेते हैं, आपसे कहेंगे आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी आई, तो आप ऐसे बोलोगे पहले इतनी ऑब्जर्वेशन थी फिर इतनी। आपको ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। एक आप ट्रू वैल्यू निकाल के दोगे, एक बता सकते हो कि सर ये तो मेरी ट्रू वैल्यू आई है। मतलब अगर मान लो मैं किसी सिंपल पेंडुलम को ऑसिलेशन का टाइम नोट कर रहा हूं तो ये क्या आ गया 80, उसका टाइम आ गया एक ऑसिलेशन का, एक दोलन कितने समय में करती है और उस टाइम में इतनी एरर हो सकती है। तो क्वांटिटी जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसकी ट्रू वैल्यू और मीन एब्सोल्यूट एरर से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर मैं इस क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन करूं ए का, ये जो हमने मेजर किया है ये क्या हो जाएगा, ए की जो ट्रू वैल्यू आई है, ए की जो ट्रू वैल्यू आई है प्लस माइनस ए में जो मीन एरर है। इस तरीके से हम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कि भैया ट्रू वैल्यू ये क्या है कि भाई जैसा अभी मैं ऑसिलेशन की बात कर रहा हूं, ये ऑसिलेशन का टाइम है और इसमें गलती हो सकती है, इतने सेकंड फालतू भी हो सकती है, इतने सेकंड डेल 80 कम भी हो सकते हैं। तो ये हमारी एरर है। आई बात समझ में, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर, मतलब एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकता है। जो मैंने आपको ट्रू वैल्यू निकाल के दी, इसका मतलब मैं समझाता हूं आपको। इसका मतलब होता है कि जो ये ट्रू वैल्यू है इसमें इतना समय फालतू भी हो सकता है ऑसिलेशन का समय और इतना कम भी हो सकता है, तो प्लस माइनस से एरर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद बच्चों सेकंड टर्म आती है रिलेटिव एरर, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर मेजरमेंट में तो ठीक है, लेकिन जब हम दो क्वांटिटीज को आपस में कंपेयर करते हैं, है ना, तो वहां पर हम अगर दो एरर्स को कंपेयर करने लगे तो वहां पर एब्सोल्यूट एरर हमें सही, है ना, सही कैलकुलेशन नहीं देती है, कंपैरिजन हम ठीक से नहीं कर पाते। जैसे हमने दो मेजरमेंट करने को बोला, एक बंदा ए को हमने कहा कि आप एक लेंथ नापो 10 सेंटीमीटर, है ना, उसने हमें एक लेंथ नापी लगभग 10 सेंटीमीटर की। उसने कहा कि सर इस ऑब्जेक्ट की लेंथ आई है 10 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर ऊपर नीचे हो सकता है। अब हमने दूसरे बंदे को एक मेजरमेंट करने के लिए कहा, उससे कहा आप लेंथ नापो 100 सेंटीमीटर की, तो ठीक है, उसने नापी लेंथ लगभग उसने एक बड़े ऑब्जेक्ट की लेंथ नापी, कितनी नापी 100 सेंटीमीटर, और कहा इसमें 2 मिलीमीटर ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर मैं एब्सोल्यूट एरर की मदद से देखूं तो एब्सोल्यूट एरर तो हमें क्या बताती है, 2 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर से ज्यादा है तो वो गलती ज्यादा हो सकती है ना, मतलब दूसरे वाले बंदे की एरर अधिक है। लेकिन नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि पहले बंदे ने तो 10 सेंटीमीटर में 1 मिलीमीटर की गलती कर दी, तो अगर वो 100 सेंटीमीटर नापने गया तो वो तो 10 मिलीमीटर की गलती कर देगा। जैसे 10 सेंटीमीटर में कितनी की, 1 मिलीमीटर की गलती, आगे फिर 10 सेंटीमीटर, टोटल कितना, 20 सेंटीमीटर में कितनी हो जाएगी, 2 मिलीमीटर की, 30 सेंटीमीटर में हो जाएगी 3 मिलीमीटर की, और 100 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर की हो जाएगी।
जबकि बी जो ऑब्जर्वेशन जो हमें बी ने ला के दी है उसने 100 सेंटीमीटर में 2 मिलीमीटर की गलती की है। तो एब्सोल्यूट एरर यहाँ पर फेल हो जाती है। जब हम कंपेरिजन की बात करते हैं तो हम परसेंटेज एरर से डील करते हैं ना, और वो हमें बिल्कुल एक्यूरेट देती है कि भाई उसने जितनी भी मेजरमेंट की होगी इतने परसेंट की गलती है, 2% ऊपर नीचे 2% की गलती हो सकती है, आधे % की गलती हो सकती है, ठीक है। तो जब हम एरर्स का कंपैरिजन करते हैं जो मोस्टली न्यूमेरिकल्स आते हैं वो परसेंटेज एरर के बेसिस पर आते हैं। तो उससे पहले क्या पढ़ते हैं, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर भी इस तरीके का कंपैरिजन है जिस तरीके का परसेंटेज एरर है। रिलेटिव एरर को अगर परसेंटेज में बदल दो तो परसेंटेज एरर बन जाती है, ठीक है। तो सेकंड आती है इसमें बच्चों रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर क्या होता है, इसको लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर विद ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू का जो रेशियो होता है उसको रिलेटिव एरर बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर कितनी है, एब्सोल्यूट एरर कितनी है, del 80 है ना, मीन एब्सोल्यूट एरर del 80 अपॉन ट्रू वैल्यू क्या है 80, तो del 80 को एरर इन ए और ए की ट्रू वैल्यू है ना। इसको देखो आप इसको del a अपॉन a भी लिख सकते हो, कहीं को भी लिखा हो, तो मैंने इसको t लेके शुरू से चल रहा हूं, तो मैं t को ही आगे बढ़ा रहा हूं, है ना, del 80 अपॉन 80। ये क्या हो गया, मीन एब्सोल्यूट एरर इन a, ये क्या हो गया, ट्रू वैल्यू ऑफ a। तो एब्सोल्यूट एरर का ट्रू वैल्यू का जो रेशियो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको भी बोलते हैं हम रिलेटिव एरर। ये क्या हो गया, रिलेटिव एरर। इसके बाद आती है थर्ड बच्चों परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है, अगर हम इसको परसेंट में बदल दें, रिलेटिव एरर को परसेंट में बदल दें तो क्या बन जाएगी, परसेंटेज एरर, ठीक है। तो परसेंटेज एरर अगर मैं लिखूं तो del 80 अपॉन 80 ट्रू वैल्यू है ना, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगी, परसेंटेज एरर, कितने परसेंट की गलती हो रही है क्वांटिटी की मेजरमेंट। आई बात समझ में, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आगे आ जाएगा, क्योंकि आगे कुछ इस पर बेसिस हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं और अब आगे हम न्यूमेरिकल ही कंटिन्यू करते रहेंगे। नोट करिए इसको जल्दी। यस, देखते बच्चों एक न्यूमेरिकल, ठीक है, जिसमें हम मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करेंगे, रिलेटिव एरर कैलकुलेट करेंगे और परसेंटेज एरर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, we measure the period of oscillation of a simple pendulum in successive measurement. The reading turn out to be 2.63 second, 2.56, 2.42, 2.7 and 2.80. तो हमने क्या किया, एक सिंपल पेंडुलम ली, ठीक है, और उसको यहाँ से ऑसिलेशन कराने छोड़ दिया, ठीक है। एक ऑसिलेशन आप यहाँ से गिनती शुरू कर सकते हो ना, जब वापस घूम के आ जाएगा एक ऑसिलेशन, जब एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, 2 ऑसिलेशन, 3 ऑसिलेशन, और हमने हर ऑसिलेशन का क्या किया, टाइम नोट किया। एक ऑसिलेशन का जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो पहली रीडिंग को पहला टाइम पीरियड हमने नोट किया, उसको t1 से नोट कर देंगे 2.63 सेकंड, ठीक है। t2 कितना हो गया, 2.56 सेकंड, t3 2.42 सेकंड, है ना, t4 2.71 सेकंड एंड t5 कितना हो गया, 2.80 सेकंड। कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। तो यहाँ पर देखो जो कई नंबर्स ऑफ रीडिंग दी हो एब्सोल्यूट एरर की बात करें तो हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या चाहिए, मीन एब्सोल्यूट एरर का आपके पास फॉर्मूला क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको ट्रू वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसकी ट्रू वैल्यू को t से ही नोट कर रहा हूं मैं, टाइम पीरियड की, वो क्या हो जाएगा, इन सबका मीन t1 t2 t3 t4 t5 डिवाइडेड बाय इनके नंबर कितने हैं, 5। तो यहां से क्या आ जाएगी, टाइम पीरियड की ट्रू वैल्यू आ जाएगी। तो इसको सबको ऐड करते हैं, 2.63 प्लस 2.56 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80, 5 रीडिंग है तो 5 से इसको डिवाइड कर दो, एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। तो देख लो इसको, 6 3 9 2 11 1 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 6 5 11 1 12 4 16 और 16 और 8 24 और 24 7 31 का 1 पॉइंट आ जाएगा, हासिल लगा 3 2 4 6 8 10 3 13। तो 13.12 डिवाइडेड बाय 5, डिवाइड कर लो इसको, 5 2 या 10 पॉइंट आ जाएगा 31, 5 6 30 के बाद कितना बचा, 12 आ गया, 5 2 10 5 30।
अब देखो जब हम यहाँ पर आंसर लिखते हैं, क्योंकि सारी रीडिंग हमें पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक दी गई हैं, तो हमारा यहाँ आंसर भी क्या रहेगा 2.6, इसको राउंड ऑफ कर देंगे, टेंशन मत लो। इससे अगला ही एनसीईआरटी का टॉपिक है वो क्या, सिग्निफिकेंट फिगर। तो आंसर कितने डिजिट्स में हमको देना है, ये चीज हम किस में सीखते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर में। तो नेक्स्ट टॉपिक में सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें राउंड ऑफ करना भी सीख जाओगे, ठीक है। चलिए तो 6.62 सेकंड, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारा आ गई ट्रू वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। अब हम निकालेंगे सब में क्या, अब हमें क्या चाहिए, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए पहले इन सब क्वांटिटीज में एब्सोल्यूट एरर निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो एब्सोल्यूट एरर इन T1 में जो एब्सोल्यूट एरर है वो कितना है, मॉड T1 माइनस T, ठीक है। T1 से क्या घटाओ, T को घटाओ, तो ये कितना है 2.63, और T कितना है हमारे पास, T आया हमारे पास 2.62। जब आप इसी में से इसको घटाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 0.01, और इसका मॉडुलस वाला मतलब पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव लेना है, 0.01 पॉजिटिव इसलिए लेते हैं बच्चों, एरर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, मतलब यहाँ आंसर आपका पॉजिटिव है नेगेटिव है, आपको हमेशा एरर को ऐड ही करना है। आई बस मतलब भाई एरर हम नेगेटिव करें या पॉजिटिव करें, रहेगी तो वो गलती ही, और एक गलती दूसरी गलती से घट नहीं सकती, है ना। अगर आपने भी अगर कभी एक गलती की है तो और दूसरी गलती करोगे तो आपकी गलती बढ़ती चली जाएगी, कम नहीं होगी, ठीक है। तो एरर्स को, गलतियों को कभी हम सब्ट्रैक्ट नहीं करते, हमेशा इनको ऐड ही किया जाता है, याद रखेंगे ये बात, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम मॉडुलस लेते हैं, इनका पॉजिटिव साइन ही लेते हैं सबका, चाहे वो नेगेटिव एरर है चाहे वो पॉजिटिव एरर है, ठीक है। तो ये हमारे पास पहली एब्सोल्यूट एरर है। सेकंड एब्सोल्यूट एरर इन T2 क्या हो जाएगा, T2 माइनस T, T2 कितना है 2.56। अब देखो यहाँ माइनस 2.62, जब आप घटाओगे तो घटाने के बाद जाएगा 0.06, लेकिन यहाँ आपका आंसर नेगेटिव में आएगा, छोटी क्वांटिटी से बड़ी सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमें फिर भी पॉजिटिव ही लेना है, 0.06 पॉजिटिव। एरर इन T3 क्या हो जाएगा, T3 माइनस ट्रू वैल्यू, है ना, ट्रू वैल्यू होगा तो 2.42 2.62 ये कितना है बच्चों, ये आया माइनस के पॉइंट, ये ना माइनस के 20 आ गया, इसको सब्ट्रैक्ट करने पर तो यहाँ भी प्लस करेंगे, प्लस 2. इसी तरीके से एब्सोल्यूट एरर T4, चौथी ऑब्जर्वेशन का एब्सोल्यूट एरर T4 माइनस T, 2.71 माइनस 2.62, तो ये आ गया कितना, पॉजिटिव में 0.31 में से पास घटा दो 0.09, ठीक है। तो 0.09 प्लस का आ गया, और माइनस का तो भी करो तो भी प्लस नहीं लेते। इसी तरीके से T5 माइनस T इक्वल टू T5 का 2.80 घटाओ 2.62, कितना बचेगा 0.188 बचेगा, तो 0.18। अब हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आ रही है, हमें क्या निकालना है, बस इनका मीन निकालना है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर को मैं डेल T से डिनोट कर रहा हूं, मीन एब्सोल्यूट एरर को। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा, डेल T इक्वल टू कितना, सबको सम अप कर दो, 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 और डिवाइड कर दो, है ना, मीन लेना है 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दो, ऐड करते हैं तो चलिए ऐड करते हैं, ठीक है। 6 और 1 7, ठीक, और 7 और 9 हो गए बच्चों 16, है ना, और 16 और 8 24, कैरी कितना बन गया, 2 बन गया, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं, 2 1 3 2 5 54, ठीक है। तो यार बच्चों हमारे पास कितना 0.54 डिवाइडेड बाई 5, तो 0.5 0.5 40, तो लगभग राउंड ऑफ करेंगे ना, पॉइंट के 2 डिजिट बाद, ये सब हम सिग्निफिकेंट फिगर में सीखेंगे। तो 0.11 ये एरर आ गया। अब देखो क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो टाइम पीरियड को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूं, टाइम पीरियड कितना है, कैसे लिखते हैं क्वांटिटी को, मैंने आपको बताया था ना, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर, एरर को प्लस माइनस की, भैया ये हमारा टाइम पीरियड आया, इतनी उसमें ऊपर नीचे गलती हो सकती है, इतनी सेकंड फालतू हो सकती है, कम नहीं। तो ट्रू वैल्यू कितनी है 2.62, एब्सोल्यूट एरर तो यहां तक एब्सोल्यूट एरर का काम खत्म हो गया, एब्सोल्यूट एरर सेकंड, ठीक है। 2.62 और प्लस माइनस 0.11 सेकंड, ये भी सेकंड में और एब्सोल्यूट एरर भी सेकंड में, याद रखेंगे। एब्सोल्यूट एरर की कुछ ना कुछ यूनिट होती है, तो ये सेकंड में मेजरमेंट चलती है, सेकंड में लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वांटिटी आ गई, ये जो टाइम पीरियड है 2.62 प्लस माइनस इतनी, इसमें गलती हो सकती है, इतना टाइम ज्यादा भी हो सकता है, ऑसिलेशन का कम भी हो सकता है। अब ध्यान से देखिए, एक चीज हमने यहाँ पर छोड़ दी है, लीस्ट काउंट एरर 0.01 सेकंड। 0.01 सेकंड की क्या है इसमें लीस्ट काउंट एरर, कम से कम कितनी ना पड़ी, पॉइंट 2 डेसिमल प्लेस
यहाँ पर है 0.01 सेकंड तक। तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, हम इस आंसर को ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें लीस्ट काउंट एरर भी तो है, और ये जो हमने मेजरमेंट की है ये डेसिमल के 2 प्लेस के बाद तक की है। तो आंसर को हम क्या लिखेंगे, हम डेसिमल की जो दूसरी प्लेस है इसमें अनसर्टेनिटी है ना, ये ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि हर मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी थी। अब हमने इनको सम अप करके ट्रू वैल्यू निकाली तो ट्रू वैल्यू में भी अनसर्टेनिटी आएगा। तो हम क्या करेंगे, आंसर को एक ही डेसिमल प्लेसेस तक लिखेंगे। फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 2.6 क्योंकि बाद वाली संख्या हम इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि जो ऑब्जर्वेशन हमने यूज की थी उनमें भी तो लिस्ट काउंट एरर थी। आई बस में ठीक है, एनसीईआरटी में बात लिखी हुई थी, हम क्या लिखेंगे 2.6 प्लस माइनस और जो एरर है उसको भी पॉइंट के बाद एक डेसिमल प्लेस तक लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। अभी हमने लिस्ट काउंट एरर को भी कंसीडर कर लिया है। आई बस में क्योंकि हमारी हर ऑब्जर्वेशन में इसमें कुछ ना कुछ एरर होगी, इसमें भी कुछ ना कुछ एरर होगी, तो हमारी कैलकुलेशन जो हमने पूरी की है उस एरर को हमने अलग अलग कंसीडर नहीं किया। तो लास्ट में हमने क्या कहा कि ये डेसिमल के बाद जो है ना 100 प्लेस है, जो हमारे लास्ट में डिजिट आई डेसिमल के 2 प्लेस के बाद, इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि इसमें एरर हो सकती है। ठीक है, आई बस में तुम आंसर क्या लिखा 2.6 इधर भी डेसिमल के प्लेस बाद तक, ये भी 0.1 सेकंड। क्लियर है यहां तक? अब हम निकालते हैं बच्चों रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर निकालते हैं, तो रिलेटिव एरर क्या होगी, रिलेटिव एरर क्या होगी, एरर कितनी 0.1 डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू कितनी 2.6, ये रिलेटिव एरर है 1/26 है ना, 0.010 आ जाएगा, 0.100 आ जाएगा, 26 से ले लो भाग इसको, लगभग कितना आ जाएगा ये, लगभग ये 3 समथिंग, एक मिनट पॉइंट लगा 1 0 है ना, 100/26 हो गया, पॉइंट 0 लगा के हमने 2 0 जोड़ दिया और ये आ जाएगा 3 8 है ना। तो लगभग देखो इसको लगभग अगर ये 25 हो तो 25 चौका 100 हो जाता है ना। अब ये कितना 0.38 के समथिंग आ रहा है, तो इसको लगभग आप 0.04 लिख सकते हो लगभग। तो रिलेटिव एरर कितनी आई 0.04। अब देखते हैं परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर वो क्या होती है, रिलेटिव एरर इनटू 100 तो 4%। परसेंटेज एरर कितनी है 4%। तो अगर मैं टाइम पीरियड को परसेंटेज एरर के फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो कैसे लिखूंगा, टाइम पीरियड इक्वल टू 2.6 प्लस माइनस 4%। याद रहे सेकंड यहां पर है, यहां पर दोनों की यूनिट सेकंड की, तो ऐसे लिख दिया था। रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि रिलेटिव एरर पे क्या लेना है, हम टाइम का रेशियो ले रहे हैं, तो ऊपर की यूनिट नीचे की यूनिट आपस में क्या हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है ना। अगर ये मिलीमीटर होगा नीचे सेंटीमीटर तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, फिर कैंसिल आउट कर दो। और परसेंटेज में भी क्या 4% की गलती है, जितनी भी आपने नापा इसमें कोई यूनिट नहीं है कि भैया टाइम पीरियड 2.6 सेकंड प्लस माइनस 4% की एरर हो सकती है। आई बस में नोट करें इस क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं। यस देखते हैं बच्चों आगे, प्रोपगेशन ऑफ एरर। प्रोपगेशन ऑफ एरर का मतलब होता है एरर किस तरीके से आगे विस्तृत होती है, एरर का विस्तार किस तरीके से होता है। जैसे अगर मेरे पास 2 क्वांटिटीज हैं है ना, दोनों में अपनी अपनी एरर्स होंगी, जब मैं उनको ऐड करूंगा या उनको सब्ट्रैक्ट करूंगा, उन क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करूंगा या उनको आपस में डिवाइड करूंगा, तो एरर का क्या होगा, क्या क्वांटिटीज को एडिशन करने पे एरर भी ऐड हो जाती है या सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो हम जानेंगे किस तरीके से जब हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं या उनकी प्रोडक्ट करते हैं तो एरर किस तरीके से चेंजेस होती है। ठीक है, एरर में क्या चेंजेस आते हैं देखते हैं बच्चों। पहले देखते हैं एडिशन ऑफ 2 क्वांटिटीज। तो मान लेते हैं हमारे पास 2 क्वांटिटी है, पहली है a प्लस माइनस डेल a, ठीक है, ये a की ट्रू वैल्यू है, प्लस माइनस ये इसमें एब्सोल्यूट एरर है। इसी तरीके से एक क्वांटिटी है b प्लस माइनस डेल, ये 2 क्वांटिटी है। और हमारे पास एक तीसरी क्वांटिटी z बन रही है। z जो है वो a और b को जोड़ने के बाद हमें मिलती है, ठीक है। तो जो z क्वांटिटी मिलेगी वो क्या हो जाएगा a प्लस b। तो आप देखो मैंने z में क्या a की ट्रू वैल्यू को जोड़ दिया, b की ट्रू वैल्यू को जोड़ दिया, तो इस तरीके से तो हमें z की क्या मिल जाएगी, ट्रू वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन z में एरर कितनी होगी वो हम कैसे निकालेंगे, अब समझो इसको ध्यान से। अभी देखो a प्लस डेल a का मतलब होता है कि a में जो मैक्सिमम a की मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है, जो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है, a प्लस डेल, कि भैया a की वैल्यू हद से ज्यादा इतनी हो सकती है।
और कम से कम कितनी हो सकती है, a माइनस जेड। यही तो होता है एरर का मतलब। अगर डेल ए की एरर है मतलब ए की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा हो सकती है, a प्लस डेल है, कम से कम हो सकती है a माइनस डेल। इसी तरीके से b की वैल्यू अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, b प्लस डेल b, और कम से कम b माइनस डेल b। ठीक है, इनके बीच में भी हो सकती है एरर्स, लेकिन ये मैक्सिमम में कितनी वैल्यू हो सकती है, मिनिमम इतनी, इसके बीच में भी कुछ हो सकती है। अगर मैं कहूं कि मैंने z फाइंड किया a और b को जोड़कर, तो z की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो z की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, a की मैक्सिमम वैल्यू a प्लस डेल a और b की मैक्सिमम वैल्यू प्लस b प्लस डेल b। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, a प्लस b प्लस डेल a प्लस डेल। तो ये क्या आ गई, z की मैक्सिमम वैल्यू आ गई। तो z में मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, डेल a प्लस डेल a प्लस b प्लस डेल a प्लस डेल b। इसी तरीके से z की सबसे कम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो z की सबसे कम पॉसिबल वैल्यू क्या है, a की सबसे कम वैल्यू, b की सबसे कम वैल्यू। तो उस केस में अगर मैं मिनिमम की बात करूं z की, ये तो क्या ही, ये तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो a माइनस डेल a प्लस b की मिनिमम वैल्यू b माइनस डेल। तो इस केस में देखो क्या आ गया, a प्लस b माइनस माइनस कॉमन लोगे ब्रैकेट में डेल प्लस डेल, तो हमें z की मिनिमम वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो z की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है a प्लस b प्लस डेल a प्लस डेल, मिनिमम वैल्यू a प्लस b माइनस डेल a प्लस डेल। तो मैं z को ऐसे, है ना, और इसके बीच में भी कहीं हो सकती है, तो मुझे एक्सट्रीम वैल्यू मिल गई। तो z की मैं जनरल फॉर्म ऐसे भी लिख सकता हूं, तो ये z की वैल्यू हो सकती है a प्लस b, तो z की ट्रू वैल्यू हो गई, प्लस माइनस मैक्सिमम वैल्यू डेल a प्लस डेल b और मिनिमम वैल्यू माइनस डेल a प्लस डेल b। तो ये क्या मिल गई, ये हमें z मिल गया। ठीक है, तो a प्लस b z की ट्रू वैल्यू हो गई, और एरर क्या है, प्लस a प्लस b। एरर सीधी सीधी ऐड हो गई कि भैया मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है प्लस डेल a डेल b, इसमें ऐड कर दो, और मिनिमम वैल्यू इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर इसके बीच में हो सकती है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से एडिशन में आप देख सकते हो एरर हमेशा ऐड होती है। प्लस माइनस साइन हम लगाते हैं कि भैया इतनी एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, इतनी नेगेटिव, वो हमने यहाँ देख लिया किस तरीके से हुआ है। क्लियर है? अब मैं इसको लिख रहा हूँ, देखो z को मैं लिख सकता हूँ z प्लस माइनस एरर इन z इक्वल टू a प्लस माइनस डेल a प्लस b प्लस माइनस डेल b। ट्रू वैल्यू को ऐड कर दो आपस में, a प्लस b और प्लस माइनस यहाँ लिख लो कॉमन, ये बन जाएगा डेल a प्लस डेल b। ये क्या मिल गया, z प्लस माइनस डेल a। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे तो ये ट्रू वैल्यू है z की, एडिशन करने के इन दोनों को, ये एरर आ गया। तो z कितना है, a प्लस b ट्रू वैल्यू होगी, और डेल z कितना है बच्चों, डेल a प्लस डेल, ये एरर है। आई बस तो एडिशन करने पर एरर दो क्वांटिटी ऐड हो रही है, उनके सीधे सीधे ऐड हो जाती है। इसके एक सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो ये तो मैं इसका डेरिवेशन और इसका एग्जांपल देखते हैं। आपने क्लास 10 में पढ़ा है, रजिस्टर पढ़ा है, रेजिस्टेंस पढ़ा है सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो अगर मेरे पास दो रेजिस्टेंस है, ये R1 हो गया और इसके साथ सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है R2, बोले तो नहीं? ठीक है, तो बच्चों इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, R। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, R1 प्लस R2। मान लेते हैं R1 की वैल्यू हमें दी हुई है 2 प्लस माइनस 0.1 ओम, और R2 की वैल्यू है 4 प्लस माइनस 0.2। तो हमारे पास इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R कितना आएगा। ठीक है, तो R क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ R को R प्लस माइनस डेल R। ठीक है, ये कितना हो जाएगा R1, इसको देखो लिख लो, इसको पूरा ऐड कर लो, ये R1 को देखो, ये ट्रू वैल्यू, ये एरर, ये ट्रू वैल्यू एरर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 प्लस 2, ट्रू वैल्यू को आपस में ऐड कर देंगे R1 प्लस R2 की, 4 प्लस 2 प्लस माइनस एरर को ऐड कर देंगे 0.2, 0.1 और 0.2 कितना 0.3। ठीक है, तो इस तरह से जनरेशन R क्या हो गया, R1 R2 की ट्रू वैल्यू ऐड कर दो 4 to 6 हो गया, और डेल R क्या है, एरर को ऐड कर दो 0.1 और 0.2 कितना 0.3। तो इस तरीके से हम एडिशन कर देते हैं एरर्स का। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। जब दो क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होती हैं तो क्या एरर भी सब्ट्रैक्ट होती है, एरर हमेशा ऐड नहीं होती है। ठीक है, देखते हैं इनको। इस बार मान लेते हैं a क्या है, a हम दे रखा है a प्लस माइनस डेल a और b प्लस माइनस डेल a दूसरी क्वांटिटी है, और z क्या है a माइनस b के बराबर है, मतलब a और b को हम सब्ट्रैक्ट करने पर z मिलता है। ठीक है, तो z प्लस माइनस डेल z इक्वल टू a प्लस माइनस डेल a माइनस
बी प्लस माइनस डेल ये ब्रैकेट। तो a प्लस माइनस डेल ए ये हो जाएगा माइनस बी, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये एक बार प्लस एक बार माइनस, तो प्लस में माइनस मल्टीप्लाई तो माइनस बन गया और माइनस में प्लस डेल। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू क्या आ गई जेड की a माइनस बी, एरर में प्लस माइनस से डिनोट करते हैं। ध्यान से देखो प्लस माइनस प्लस डेल बी का मतलब भी तो यही है, एक बार डेल बी कम हो सकता है या डेल बी बढ़ सकता है, इसी तरीके से डेल ए कम हो सकता है बढ़ सकता है। तो माइनस प्लस प्लस माइनस करने से कोई फर्क थोड़ी पड़ा है भाई, एक बार इतनी वैल्यू माइनस में भी हो सकती है इतनी प्लस में भी हो सकती है। तो इसको भी वैसे लिख सकते हैं प्लस माइनस बाहर लिख के डेल ए प्लस डेल बी को भी ऐड ही होंगे, क्योंकि भैया एक गलती दूसरी गलती को कम नहीं करती, हमेशा बढ़ाती है। अगर ए में कुछ गलती है बी में कुछ गलती है और आप एक तीसरी क्वांटिटी पता कर रहे हो इनके सब्ट्रैक्शन की, तो उसमें गलती और बढ़ जाएगी। आए बात समझ में? ठीक है, तो हमारे पास z प्लस माइनस डेल z की वैल्यू होगी, तो z की ट्रू वैल्यू कितनी आई a माइनस बी, और एरर कितनी है, एरर कितनी है, एरर वैल्यू क्या है डेल a प्लस डेल b। तो यहां से आप एक बात याद रखना, चाहे एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो, सब्ट्रैक्शन में ट्रू वैल्यू a माइनस बी हो जाती है, एरर वही रहती है डेल a प्लस डेल b, एरर हमेशा ऐड होती है। और एडिशन में ट्रू वैल्यू a प्लस b हो जाती है, एरर वही रहती है डेल a प्लस डेल b, है ना, ये और भी दोनों क्वांटिटी में। अगर कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे a मान लो क्वांटिटी 2 प्लस माइनस 0.2, इस तरीके से b मान लिया 1 प्लस माइनस 0.1। ठीक है, जो भी अगर ये लेंथ है सेंटीमीटर में, हमें इनका सब्ट्रैक्शन चाहिए, तो z क्या है a माइनस b हमारा, तो z की जो ट्रू वैल्यू है वो कितनी आएगी 2 माइनस 1 हो जाएगा, ट्रू वैल्यू को घटा दो, और जो इनकी एरर आएगी डेल z वो हमेशा आएगी 0.2 प्लस 0.1 ये 0.3 हो जाएगा। ठीक है, तो z को मैं लिख सकता हूं, z को 1 प्लस माइनस एरर के साथ 0.3 सेंटीमीटर, है ना, ये लेंथ सब सेंटीमीटर, एरर भी अगर सेंटीमीटर है ये भी सेंटीमीटर में है, तो उस केस आएगा समझ में 3 सेंटीमीटर, ये मैंने ब्रैकेट बना रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम डील करते हैं जहां पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात होती है। इसको नोट करके आगे देखते हैं प्रोडक्ट में और डिवीजन में एरर किस तरीके से चेंज होती है। ठीक है, यस, आगे देखते हैं बच्चों एरर किस तरीके से प्रोपेगेट होती हैं जब हम दो क्वांटिटीज को आपस में प्रोडक्ट करते हैं, दो क्वांटिटीज की, या उनको आपस में डिवाइड करते हैं। उससे पहले आप दो बातें ध्यान में रखिए, जैसे अगर बच्चों मेरे पास कोई बहुत ज्यादा छोटी क्वांटिटी है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 0.01, और इसकी मल्टीप्लाई में अगर दूसरी छोटी क्वांटिटी से कर देता हूँ, जैसे मैंने इसकी प्रोडक्ट किससे कर दी 0.02 से, तो देखो आंसर क्या आने वाला है 0.002, है ना, 4 0 3 0 0.0002, क्योंकि प्रोडक्ट करने पर 4 संख्या पर पॉइंट आ जाएगा 0.0002। तो आप देखें जब दो छोटी क्वांटिटी कि हम आपस में प्रोडक्ट करते हैं तो क्वांटिटी बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है। आई बस में ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आगे आप देखेंगे इसका हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये कोई आपकी पढ़ाई को भारी बनाने के लिए नहीं है, इसका आगे यूज करेंगे हम। एक और बात, एक बच्चों मैथ में हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते हैं, ठीक है, 11th क्लास में मैथ में बाइनोमियल थ्योरम बायो में तो आने नहीं वाली, लेकिन उसका एक नियम हम फिजिक्स में अक्सर यूज करते हैं। वो नियम क्या है वो आप लिख लेंगे। अगर मेरे पास इस तरीके से कोई क्वांटिटी दी हुई 1 प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, पहले प्लस के लिए फॉर्मूला लिखता हूं, 1 प्लस x टू दी पावर में कुछ n हो सकता है, पावर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है। ध्यान से देखेंगे 1 प्लस x टू दी पावर n, और जो x है वो बहुत बहुत छोटा है 1 से। x क्या है 1 से बहुत छोटा, मतलब ये 1 है तो ये 0.001 हो सकता है, 0.0002 हो सकता है। आई बात समझ में? अगर हमारे पास कहीं पर 1 प्लस x टू दी पावर n होता है और x 1 से बहुत छोटा होता है, तो उसका आंसर लगभग क्या आता है 1 प्लस की पावर आगे मल्टीप्लाई आ जाती है 1 प्लस x। ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे, इसका फिजिक्स में बहुत यूज करने वाले हैं, और मैथ में तो इसकी हम अलग से स्टडी करेंगे बाइनोमियल, उसमें ये फॉर्मूला हम देखते हैं किस तरीके से फॉर्मूला बनता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ माइनस हुआ तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो 1 प्लस माइनस x टू दी होल पावर n इक्वल टू 1 प्लस माइनस x। तो ये मैंने दो चीज आपको बातें बताई हैं, इनको ध्यान रखेंगे तभी आपको इनके डेरिवेशन समझ में आएंगे। अब देखते हैं एरर का क्या होता है जब हम दो क्वांटिटीज को आपस में, है ना, मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले लिख लेता हूं एक क्वांटिटी a प्लस माइनस डेल a और दूसरी क्वांटिटी b
प्लस माइनस डेल, ये दो क्वांटिटी होगी। अब मेरे पास कोई तीसरी क्वांटिटी जेड है जो इनकी प्रोडक्ट करने पे आ रही है, ए इंटू बी करने। ठीक है, एग्जाम्पल भी देखेंगे बाद में इसका। तो देखो ये तो ट्रू वैल्यू होगी, जेड की ट्रू वैल्यू क्या हो जाएगी, इनकी ट्रू वैल्यू की प्रोडक्ट। एरर को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, तो वो आगे देखेंगे हम। तो देखो जेड प्लस माइनस डेल, इनकी वैल्यू भी एरर रख रहा हूं मैं, ए प्लस माइनस डेल ए इंटू ये हो जाएगा बी प्लस माइनस डेल। ये बन गया बच्चों जेड प्लस माइनस डेल जेड इक्वल टू, इनकी प्रोडक्ट करेंगे। देखो ए की प्रोडक्ट पहले बी से हो जाएगी तो ए भी हो जाएगा, फिर ए की प्रोडक्ट बाद में कम से कम प्लस माइनस ए डेल बी, फिर इसकी प्रोडक्ट इससे प्लस माइनस बी डेल ए, फिर इसकी इससे हो जाएगी। देखो प्लस माइनस एक बार प्लस एक बार माइनस, इसका मतलब होता है इसको प्लस माइनस में लिखेंगे डेल ए इंटू डेल ए, डेल ए इंटू डेल ए। अब देखो इसका यूज हम यहाँ करने वाले हैं। अब जो क्वांटिटी हम मेजर करते हैं उसमें एरर तो ना के बराबर होती है। जैसे अगर मैं मीटर्स में क्वांटिटी मेजर कर रहा हूं तो सेंटीमीटर में एरर हो सकती है, मिलीमीटर में एरर हो सकती है, मतलब एरर बहुत छोटी होती है क्वांटिटी के रेस्पेक्ट। तो डेल ए और डेल बी हम नाम पर बहुत छोटी छोटी क्वांटिटीज हैं, और जब इनकी प्रोडक्ट करोगे तो क्वांटिटी और भी छोटी हो जाएगी। तो बहुत छोटी क्वांटिटी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर हमारी क्वांटिटीज में ज्यादा डिफरेंट नहीं आता। तो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम इस टर्म को नेगलेक्ट कर देते हैं, मतलब नेगलेक्ट इसको हटा देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतनी छोटी क्वांटिटी का ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर। नेगलेक्टिंग लिखें, ऑन नेगलेक्टिंग डेल ए डेल, इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। क्यों रीजन वेरी स्मॉल, बहुत छोटी क्वांटिटी। ठीक है, तो जेड प्लस माइनस डेल जेड इक्वल टू ए बी प्लस माइनस ए डेल बी प्लस माइनस बी डेल ए। अब जब ये जेड है ए बी इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और जेड इक्वल टू ए बी ही तो है, ये जेड की ये ट्रू वैल्यू है, ए और बी की ट्रू वैल्यू है। तो जेड क्या होगी कि जेड इनकी प्रोडक्ट करने पे जाए तो ट्रू वैल्यू जेड की क्या होगी, ए बी के इक्वल, यानी कि ए बी और जेड आपस में इक्वल होने वाले हैं। ठीक है, इसको इधर लाओगे अपना सब्ट्रैक्ट कर लो, तो यहां मिल गया प्लस माइनस डेल जेड, प्लस माइनस यहां से कॉमन ले लो, ए डेल बी प्लस बी डेल। ठीक है, अब क्या करो, पूरी क्वांटिटी को जेड से डिवाइड कर दो, पूरी क्वांटिटी को जेड से डिवाइड कर दो। यहां देखो जेड से डिवाइड किया, क्योंकि जेड इक्वल टू ए बी ही तो है भाई, जेड की ट्रू वैल्यू क्या है, ए इंटू ए बी के प्रोडक्ट से, तो इसकी जेड की ट्रू वैल्यू क्या है, ए इंटू बी ए बी होगी। तो यहां पर जब मैं जेड से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कि इधर वाला जेड और इधर वाला डिनोमिनेटर में जेड आपस में कट सकते हैं। तो यहां जो मैं डिवाइड करूंगा, यहां जेड की जगह पर मैं क्या पुट कर सकता हूं, जेड की जगह पर ए बी पुट कर सकता हूं, क्योंकि ए बी और जेड आपस में कट सकते हैं, एक ही तो है। तो देखो प्लस माइनस डेल जेड इक्वल टू प्लस माइनस, इसके अपॉन इसको अलग से लिख लो, इसके अपॉन अलग से लिख लो, ए डेल बी अपॉन ए बी प्लस बी डेल ए अपॉन ए। बी से बी खत्म, ए से ए खत्म, और ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला एरर का, प्लस माइनस डेल जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी प्लस जेड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास एरर इन जेड, तो प्लस माइनस को हटा देते हैं, देखो कंपेयर करेंगे तो डेल जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बच्चों डेल जेड की वैल्यू आ जाएगी, डेल जेड एक मिनट, डेल जेड अपॉन जेड चल रहा है ना, इसको ठीक कर लो। तो देखो डेल जेड अपॉन जेड कितना आ जाएगा, डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आपने देखा था जब हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले बनाए थे तो उसमें एब्सोल्यूट एरर क्या हो रही थी, ऐड हो रही थी, मतलब ए की एब्सोल्यूट एरर प्लस बी की एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू जो उनके एडिशन के बाद क्वांटिटी बनेगी उसकी एब्सोल्यूट एरर। लेकिन मल्टीप्लाई के फॉर्मूले में रिलेटिव एरर ऐड होती है भाई, डेल जेड अपॉन जेड क्या है, रिलेटिव एरर इन जेड ही तो है, एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू इक्वल होती है डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। ये तो फॉर्मूला दो क्वांटिटी के लिए लिखा। अगर मेरे पास कोई दो से अधिक क्वांटिटी होती, जैसे मैंने लिखा कोई क्वांटिटी पी लिखी, पी क्या है, ए बी सी की प्रोडक्ट है, तो अगर मुझे ए बी सी में अलग अलग एरर पता है, मुझे पी में एरर कैलकुलेट करने के बाद फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ रिलेटिव एरर इन पी इक्वल टू रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी प्लस रिलेटिव एरर इन सी। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन बच्चों बाद में करते हैं इनके, पहले मैं चाहूंगा फॉर्मूला सारे डिवाइड कर लो। तो यहाँ पर एक बार डिवाइड का फॉर्मूला देख लेते हैं। बस हमने प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या बना कि सबकी रिलेटिव एरर, सारी क्वांटिटी जो प्रोडक्ट होकर आ रही है सबकी रिलेटिव एरर आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है।
तो रिलेटिव एरर इन ए, रिलेटिव एरर इन जेड इक्वल टू रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी। अब हम आगे देखते हैं डिवाइड के लिए फॉर्मूला, ठीक है। तो अभी क्वांटिटी क्या है, ए प्लस माइनस डेल ए मान ए, और दूसरी क्वांटिटी बी प्लस माइनस डेल बी। तो मुझे जेड क्वांटिटी मिली जो ए और बी को डिवाइड करने को है, तो ये तो जेड की ट्रू वैल्यू होगी। अभी हमें क्या निकालनी है इसकी, अभी हमें इसकी एरर कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो इसको मैं पूरी वैल्यू लिख रहा हूँ, जेड प्लस माइनस डेल जेड इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल ए अपॉन में क्या है बी प्लस माइनस डेल। अब देखो यहाँ से जेड को कॉमन ले लो, तो यहाँ से तो जेड आपने कॉमन ले लिया 1 प्लस माइनस, यहाँ तो जेड नहीं था, तो यहाँ जब आप जेड कॉमन लोगे तो यहाँ पे जेड आपको डिवाइड में लिखना पड़ेगा। आप ऐसे कर सकते हो कि भैया मैंने जेड से ऊपर नीचे क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी, ऊपर वाला बाहर कॉमन में पहुंच गया, नीचे वाला ये था। आई बात समझ में? इसी प्रकार से यहाँ से a कॉमन लेंगे तो 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि a कॉमन लेने का मतलब क्या है, आपने यहाँ से प्रोडक्ट से a लिया है, यहाँ पर था थोड़ी है, यानी कि a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ऊपर वाला बाहर चला गया, नीचे वाला जाएगा। इसी तरीके से b प्लस माइनस b कॉमन लेंगे 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b, ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखो z क्या है बच्चों, a अपॉन b, ये भी a अपॉन b, a अपॉन b से z खत्म हो गया, इधर डिवाइड में पहुंच जाएगा, a अपॉन b z लिखो, इधर डिवाइड में आके खत्म कर दो इसको। ये बन गया 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z इक्वल टू, ये बन गया 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a। ये देखो इसकी पावर 1 है, जब ये ऊपर मल्टीप्लाई में आएगा तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b की पावर माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला काम आने वाला है, कौन सा, ये वाला, क्या क्या फॉर्मूला, 1 प्लस एक्स टू द पावर n इक्वल टू 1 प्लस nx, कब, इफ x इज वेरी वेरी स्मॉलर देन 1। अब यहाँ पर देखो डेल b अपॉन b में जो डिनोमिनेटर है ये है ट्रू वैल्यू है, एरर तो बहुत छोटी होती है, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बहुत बड़ा हो जाएगा, तो जो ओवरऑल क्वांटिटी है वो 1 से बहुत छोटी हो जाएगी। जैसे मैं लिखूं 2/100, तो क्या आ जाएगा 0.02 आंसर आ जाएगा। आई बस डिनोमिनेटर बड़ा होने के कारण ओवरऑल क्वांटिटी 1 से बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी, तो उस केस में मैं इस पावर को आगे मल्टीप्लाई में ला सकता हूं। तो ये कितना बन गया 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a, और 1 प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, ये माइनस मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो माइनस प्लस लिख लो, भाई माइनस में है प्रोडक्ट, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, माइनस प्लस प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब वही होता है एक बार ऐड करना एक बार सब्ट्रैक्ट करना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। डेल b अपॉन b, अब तो ये देखो कुछ फॉर्म प्रोडक्ट वाली बन गया फॉर्मूला भी, को मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z, 1 की 1 से 1 की तरफ से प्लस माइनस लिख लो, माइनस प्लस एक ही बात है भैया, एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो, तो माइनस प्लस लिख लो या प्लस माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेल b अपॉन b। अब ये प्लस माइनस डेल a अपॉन a, और प्लस माइनस माइनस प्लस का मतलब प्लस माइनस लिख लिया, डेल a अपॉन a डेल b अपॉन b। अब डेल a अपॉन a डेल b अपॉन b, ध्यान से देखो डेल a टू डेल b तो आप लोग बहुत ज्यादा छोटी क्वांटिटी है, इनकी प्रोडक्ट डेल a डेल b की और छोटी हो जाएगी, और साथ में इतनी बड़ी क्वांटिटी डिनोमिनेटर में भी आ गई, तो ये तो ओवरऑल क्वांटिटी बच्चों बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी, इसको नेगलेक्ट कर देंगे यहाँ पर, नेगलेक्ट कर देंगे इसको, ठीक है। और तो भाई 1 इधर घट जाएगा तो 1 से खत्म, तो प्लस माइनस डेल z अपॉन z, प्लस माइनस कॉमन ले लो, इसको पहले लिख रहा हूं मैं डेल a अपॉन a प्लस माइनस डेल b अपॉन b। फॉर्मूला बिल्कुल वही आया जो प्रोडक्ट के लिए आया था कि भैया एरर रिलेटिव एरर इन z इक्वल टू रिलेटिव एरर इन a इनटू रिलेटिव एरर इन b, मतलब प्रोडक्ट हो या डिवाइड हो, अगर डिवाइड होगी मेन क्वांटिटी तो a अपॉन b बन जाएगी ट्रू वैल्यू, लेकिन एरर वही रहेगी, वो ऐसे कैलकुलेट करेंगे रिलेटिव एरर इन क्वांटिटी इक्वल टू रिलेटिव एरर इन a प्लस है ना, वो एडिशन जब प्लस लिखना प्लस माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे तो रिलेटिव एरर का एडिशन हो जाता है क्वांटिटीज का। तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए सेम फॉर्मूला, रिलेटिव एरर्स को आपस में ऐड कर देते हैं, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर को आपस में ऐड कर देते हैं, ठीक है। आगे करते हैं इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, नोट करिए जल्दी इसको। देखते बच्चों कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन एरर्स, ठीक।
पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एरिया क्या होता है? मान लो एरिया हमारे पास कोई स्क्वायर हो सकता है, ये कोई रेक्टेंगल हो सकता है, उसके लिए क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ दे रखी है, ध्यान से देखिए 2 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1%। आप समझ जाना ये क्या है, परसेंटेज एरर दे रखी है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है ना, ट्रू वैल्यू की यूनिट लिखी है सिर्फ। ब्रेड्थ है 4 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2%। हमें क्या निकालना है? हमें परसेंटेज एरर निकालनी है एरिया में। ऑल्सो फाइंड एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर फाइंड करनी है एरिया की। ठीक है, देखो किस तरीके से करेंगे क्वेश्चन की सॉल्यूशन। एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, प्रोडक्ट के फॉर्मूले में पता है रिलेटिव एरर इन ए, ध्यान से देखना, रिलेटिव एरर इन एल प्लस रिलेटिव एरर इन बी, अभी हमने फॉर्मूला टाइप कर रखा। अब क्योंकि परसेंटेज एरर दी है तो सबको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज लिखना है, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करो, कोई चेंज नहीं होगा। डेल ए अपॉन ए इनटू 100 और ये हो जाएगा डेल एल अपॉन एल प्लस डेल बी अपॉन बी इनटू 100। ठीक है, तो 100 के अंदर मल्टीप्लाई हुई तो डेल एल अपॉन एल इनटू 100 प्लस डेल बी अपॉन बी इनटू 100। अरे भैया ध्यान से देख लो, ये क्या हो गया परसेंटेज एरर इन लेंथ और ये क्या हो गया परसेंटेज एरर इन ब्रेड्थ। क्यों? रिलेटिव एरर इनटू 100 क्या होगा परसेंटेज एरर, और इक्वल टू क्या हो जाएगा परसेंटेज एरर इन एरिया। तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट का परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी इक्वल टू, अगर दो क्वांटिटी की प्रोडक्ट हो रही है तो परसेंटेज एरर ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी प्लस परसेंटेज एरर ऑफ सेकंड क्वांटिटी। आई बस ये क्या आ गया, ये आ गया परसेंटेज एरर ऑफ एरिया, है ना, परसेंटेज एरर ऑफ एरिया। परसेंटेज एरर इन लेंथ कितना है, मुझे कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है भाई, 0.1% दे के रखा तो 0.1 लिखूंगा सीधा प्लस परसेंटेज एरर इन ब्रेड्थ, ये पूरा परसेंटेज एरर बनता है 0.2, तो आंसर क्या है 0.3%। अब देखो हमें कैलकुलेट करनी है एब्सोल्यूट एरर, कैलकुलेट करनी है तो एब्सोल्यूट एरर के लिए फिर से रिलेटिव एरर का फॉर्मूला लिखो, डेल ए अपॉन ए इक्वल टू डेल एल अपॉन एल प्लस डेल बी अपॉन बी। डेल एल अपॉन एल बच्चों ये क्या होगा रिलेटिव एरर इन एल, परसेंटेज एरर एल में कितनी है 0.1, और परसेंटेज से अगर आपको रिलेटिव में बदलना हो तो डिवाइड बाय 100 कर दो, क्योंकि रिलेटिव एरर से जब आप परसेंटेज में चेंज करते हो तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं 100 से। अगर परसेंटेज एरर को आप 100 से डिवाइड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगी रिलेटिव एरर। तो एल को मुझे रिलेटिव एरर में लिखना है तो परसेंटेज एरर कितनी 0.1 डिवाइडेड बाय 100 प्लस डेल बी को भी 0.1 डिवाइडेड बाय 100, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो डेल एल अपॉन कितना हो गया एक बार 0.3 अपॉन 100। ठीक है, यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं 100, यहाँ से क्या करते हैं 100 डिवाइड कर दिया 0.3 बनते 0.3 के, तो रिलेटिव एरर कट जाते हैं। ठीक, मुझे क्या चाहिए एब्सोल्यूट एरर इन ए, ये कितना हो जाएगा 0.3 अपॉन 100 इनटू एरिया। एरिया की कौन सी वैल्यू लेनी है ट्रू वैल्यू, एरिया की ट्रू वैल्यू कैसे निकालोगे, लेंथ की ट्रू वैल्यू इनटू ब्रेड्थ की ट्रू वैल्यू। तो एरिया की ट्रू वैल्यू क्या है 2 इनटू 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर जो एरिया है 8 रख लो 0.3 अपॉन 100 इनटू 8 3 का कितना 24, 2.4 अपॉन 100 हो गया, या फिर 2 पॉइंट ऐसे करोगे तो 0.021। ये क्या है रिलेटिव एरर, रिलेटिव ये क्या है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर की क्या यूनिट कितनी है सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखें एब्सोल्यूट एरर की यूनिट होती है रिलेटिव परसेंटेज में नहीं होती है। ठीक है, रिलेटिव में नहीं होती है, परसेंटेज तो परसेंट में आंसर आ जाता है। तो ये पहला क्वेश्चन था, आया होगा आपको समझ में ना। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, हमें डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी मास, कौन सी डेंसिटी है मास डेंसिटी। मास डेंसिटी क्या होती है मास अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। मास दे रखा है 4 ± 0.2 किलोग्राम। अब यहाँ ध्यान से देखना, ये बच्चों मास किलोग्राम में दे रखा है और एरर की ये यूनिट है किलोग्राम, दोनों के ब्रैकेट के बाहर का मतलब ये 4 किलोग्राम एरर है 0.02 किलोग्राम की। तो ये जब एरर की यूनिट दी होती है तो वो कौन सी एरर होती है एब्सोल्यूट एरर। अगर एरर की यूनिट नहीं लगी हुई है तो वो हो जाती है रिलेटिव एरर, और अगर परसेंट लगी हुई है तो वो परसेंटेज एरर, याद रखिएगा। इसी तरीके से वॉल्यूम दे रखा है 1 ± 0.01 मीटर क्यूब, ये क्या होगी एरर इन वॉल्यूम, कौन सी एब्सोल्यूट एरर, क्योंकि इसकी पूरी यूनिट दे रखी है दोनों के बाहर लिखी हुई है। ठीक है, डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी क्या होगी मास अपॉन वॉल्यूम, फॉर्मूला में बना रखा है, अगर दो है ना क्वांटिटी डिवाइड हो रही है तो डेंसिटी में रिलेटिव एरर इन डेंसिटी इक्वल टू रिलेटिव एरर इन मास प्लस रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम। रिलेटिव एरर इन मास कितना हो जाएगा
एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मास की ट्रू वैल्यू एब्सोल्यूट एरर कितनी है 0.02 डिवाइडेड बाय मास की ट्रू वैल्यू कर दो, ट्रू वैल्यू कितनी मास की 4 किलोग्राम। ऐसे ही प्लस डेल v अपॉन v 0.01 अपॉन, ठीक है, तो कर लो इसको सॉल्व। और हमें क्या निकालना है इसका, हमें परसेंटेज एरर निकालना है। तो ये क्या रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई 100 कर लो, परसेंटेज एरर आ जाएगी। इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करके 0.04 into 100 प्लस 0.01 into 100, ये परसेंट आ जाएगा, ठीक है। परसेंटेज एरर इन डेंसिटी 100 से मल्टीप्लाई करोगे 2 बचेगा, तो 2 डिवाइड बाय 4 बनेगा 2/4 और ये बन जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जाएगा। 2 2 जा 4 डिवाइड करोगे तो 0.5 प्लस 1 ये कितना है 1.5%, ठीक है। परसेंटेज एरर इन डेंसिटी क्लियर है, नोट करिए। चलिए यस आगे देखते हैं बच्चों, एरर एंड क्वांटिटी रेज्ड टू सम पावर या फिर एरर एंड कांस्टेंट इज इन प्रोडक्ट, ठीक है। अगर देखो किसी क्वांटिटी की कोई हमारे पास क्वांटिटी है, उसकी कुछ पावर्स हमें दे रखी है, जैसे हमारे पास कोई क्वांटिटी z है और z क्या है a की पावर n के बराबर है, z क्या है a की पावर n के बराबर है और a हमें दिया है a प्लस माइनस डेल इसकी वैल्यू, ठीक। तो z को हम कैसे मेजर करेंगे, तो ध्यान से देखो, बहुत सिंपल सी टेक्निक है। तो देखो z क्या हो जाएगा a की पावर n का मतलब क्या, a की प्रोडक्ट n बार n टाइम्स इसकी प्रोडक्ट कर देंगे। तो अगर मैं प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाऊंगा n टाइम्स a की प्रोडक्ट हो रही है, तो इसका प्रोडक्ट का फॉर्मूला मैं एरर निकालूं, तो रिलेटिव एरर इन z इक्वल टू रिलेटिव एरर इन a प्लस अगेन रिलेटिव एरर इन a, कितनी बार होगा ये n टाइम्स होगा, n टाइम्स। और अगर आप किसी क्वांटिटी को n टाइम्स सम अप करोगे तो n से उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे 2 को मैं अगर 3 बार जोड़ो तो 3 से उसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 दूनी 6 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से डेल a अपॉन अगर n टाइम्स इसको ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा n इनटू डेल a अपॉन। तो यहां से आप एक बात याद रखें, जो कुछ पावर्स होती है ना किसी क्वांटिटी की, वो एरर्स रिलेटिव एरर के फॉर्म में जो फॉर्मूला लिखा जाता है एरर्स का, तो वो आगे प्रोडक्ट बन जाती है, ठीक है। इसके बेसिस क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए ध्यान से। हमें कोई क्वांटिटी दी है z इक्वल टू a स्क्वायर b क्यूब अपॉन d की पावर कितनी, d की पावर 3। इस तरीके से कोई क्वांटिटी दी है a स्क्वायर b क्यूब अपॉन d क्यूब, है ना, या फिर इसको c लिखो c क्यूब, जहां पर a में जो परसेंटेज एरर है, मतलब 1% हमें दिया है परसेंटेज एरर इन a कितना है 2%, परसेंटेज एरर इन b कितना है 3%, परसेंटेज एरर इन c भी कितना है ये 6%। तो हमें z पे निकालनी है, z पे कितनी परसेंटेज एरर होगी। तो ध्यान से परसेंटेज एरर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो डेल z अपॉन z, बिल्कुल ध्यान से देखना, a स्क्वायर है, हमें पता है पावर क्या आ जाती है, आगे प्रोडक्ट में आ जाती है, तो पावर आगे प्रोडक्ट में आ जाएगी 2 डेल a अपॉन a, ऐसे बन जाएगा फॉर्मूला, प्लस b क्यूब है तो पावर n वाला फॉर्मूला पावर आगे आ जाती है, रिलेटिव एरर कैलकुलेट करते हैं तो 3 डेल b अपॉन b। इसी तरीके से प्लस ये डिवाइड में हो या मल्टीप्लाई में हो, याद रखना डिवाइड में हो या मल्टीप्लाई में हो, हम इसको हमेशा ऐड करते हैं, एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होती है, फॉर्मूला हम बैठ कर चुके थे, ठीक है। तो देखो c की पावर क्यूब है, पहले ये डिवाइड में ये भी क्या जाएगा प्लस पावर आ जाएगी 3 और ये बन जाएगा डेल से। तो इस तरीके से हम डील करते हैं, तो a स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 डेल a अपॉन a प्लस b क्यूब के लिए 3 डेल b अपॉन b प्लस c क्यूब के लिए 3 डेल c अपॉन c। अब इनमें लिखिए वैल्यू एब्सोल्यूट, अब मुझे क्या निकालना है परसेंटेज है, तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो डेल z अपॉन z इनटू 100 परसेंट में आंसर आ जाएगा, परसेंटेज एरर इन z आ गई इक्वल टू 2 डेल a अपॉन a इनटू 100 प्लस 3 डेल b अपॉन b इनटू 100, है ना, प्लस 3 डेल c अपॉन c इनटू 100। अब इनकी वैल्यू कितना बच्चों 2 डेल a अपॉन a इनटू 100 क्या है परसेंटेज एरर इन a में परसेंटेज एरर कितनी है, ये आंसर क्या निकल आएगा परसेंटेज एरर इन z निकल जाएगा, ठीक है। तो परसेंटेज एरर a में कितनी दे रखी है 2%, तो 2 into 2 प्लस 3, परसेंटेज एरर b कितनी दे रखी है 3% प्लस 3, परसेंटेज एरर c कितनी रखी है 6%,
तो 2 दूनी 4, चलो आगे लिख देता हूँ यहाँ 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 6 3 जा 18, ठीक है। ये हो जाएगा 18 4 22 22 9 31 31%। तो इतनी अधिक परसेंटेज किसमें आ जाएगी, जेड में। आई बात समझ में? इस तरीके से बच्चों हम डील करते हैं रेज़ टू सम पावर। लास्ट देखते हैं एरर व्हेन कांस्टेंट इज इन प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट में क्या होता है, कोई कांस्टेंट होता है। मान लो मेरे पास एक क्वांटिटी जेड थी n into a, ये तो मेजर क्वांटिटी है कि प्लस माइनस जेड, लेकिन n क्या है, कांस्टेंट है। n क्या है, एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब होता है, अगर देखो मैं a और z आपस में डिपेंडेंट है, a पे चेंज करोगे तो z पे भी चेंज होगी, कभी चेंज ही नहीं होगा, ये एक कांस्टेंट है। इसका एग्जांपल देखेंगे आगे। तो इनके लिए फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो देखो अगेन मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला यूज कर लो, del z अपॉन z इक्वल टू del n अपॉन n प्लस del a अपॉन n, क्योंकि n तो कांस्टेंट है, इसमें तो चेंज हो ही नहीं सकता, तो del n की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। del n तो 0 होगी क्योंकि n में चेंज हो नहीं सकता, तो सीधा सीधा फॉर्मूला क्या बन रहा है, del a अपॉन n। मतलब जो भी कांस्टेंट प्रोडक्ट या डिवाइड का कोई कांस्टेंट होता है तो उसको हटा देते हैं जब हम रिलेटिव वैल्यू का फॉर्मूला लिखते हैं। एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं हमें एक स्फीयर की रेडियस दी है, ठीक है। रेडियस ऑफ स्फीयर कितना दे रखा है, सीधे सीधे लिख लो 1 प्लस माइनस 0.01%, है ना, ये सेंटीमीटर परसेंटेज रख दे। हमसे पूछा फाइंड परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, कि भैया वॉल्यूम में परसेंटेज एरर बताओ। तो देखो बहुत सिंपल है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का, चार है ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये तो कांस्टेंट है, जब रिलेटिव एरर लिखेंगे तो कांस्टेंट तो हट जाता है, ठीक है। तो रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट हट जाएगा, 3 आ गया पावर बाय 3, तो प्रोडक्ट में आ जाएगा रिलेटिव एरर इन रेडियस। अब परसेंटेज में दे रखा है तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 100 से, है ना। आंसर किसमें आ जाएगा, परसेंट। परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम इक्वल टू कितना, 3 del r अपॉन r इनटू 100। परसेंटेज एरर कितनी रखी है, 0.01, तो ये कितना आ गया 0.01% आंसर, 0.03%। मतलब अगर किसी स्फीयर की रेडियस में परसेंटेज एरर 0.01 है तो वॉल्यूम में कितनी होगी, 0.03। आई बात समझ में? तो ठीक है बच्चों, आज इतना ही, है ना। पहले मैं सोच रहा था कि आज मैं आपको IIT क्वेश्चन कवर करा दूंगा, लेकिन टाइम इतना बीतता चला गया है, वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए IIT के साथ साथ नीट के क्वेश्चन भी लेके आऊंगा, ठीक है। उसमें हम IIT जी मेंस प्लस एडवांस प्लस जो पिछले सालों में नीट में क्वेश्चन आए एरर से रिलेटेड वो सारे कवर करेंगे, ठीक है। तो आप अपने बेसिक अच्छे तैयार कीजिए और घर बैठकर पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन कवर करेंगे हम आगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।